हेट्रोजीनियस इन नेचर होती है। हेट्रोजीनियस का मतलब तो आप सभी को मालूम होगा, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मींस यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी थ्रू आउट नहीं रहती, ठीक है ना। तो एक कोलाइडल सॉल्यूशन एक ऐसी सॉल्यूशन है जिसमें यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी थ्रू आउट नहीं रहती। ओके, द साइज ऑफ सॉल्यूट, the size of solute particles is in between true solution and suspension। देखो, जो कोलाइड्स होते हैं उसमें जो सॉल्यूट होती है उसकी जो साइज रहती है ना, वो जो सॉल्यूशन होते हैं, जो सस्पेंसर होते हैं, उनके बीच के सॉल्यूट का साइज रहता है। अंडरस्टूड? तो मतलब सॉल्यूशन में सबसे छोटा है कि नहीं, सॉल्यूट की जो साइज होती है सबसे छोटा, बीच वाला कोलाइड में रहती है, और सबसे बड़ा साइज जो रहता है सॉल्यूट पार्टिकल का वो सस्पेंशन में रहता है। It appears homogeneous in nature. It appears homogeneous in nature. नेचर मत बोलो, it appears homogeneous। यदि आप देखोगे एक कोलाइडल सॉल्यूशन को, यदि आप देखते हो तो आपको देखने में एक होमोजीनियस के जैसा लगेगा, मतलब लगेगा देखने में ऐसा कि नहीं यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी थ्रू आउट है। बट यदि आप उसको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से गौर करोगे तो आपको साफ समझ आएगी कि उसमें जो प्रॉपर्टी है वो यूनिफॉर्म नहीं हो, ठीक है ना। गॉट इट? इट अपीयर्स होमोजेनियस, जस्ट अपीयर करती है होमोजेनियस, बट एक्चुअली हेटेरोजेनियस होती है। नेकेड आईज उस डिफरेंस को पकड़ नहीं पाता है। यदि हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप यूज करें जो बहुत ज्यादा मैग्नीफाई कर देगा, तब हमें पता चलेगा कि हाँ प्रॉपर्टी अनयूनिफॉर्म। गॉट इट? तो ये कुछ पॉइंट्स है कोलाइड के बारे में जो आप लोगों को जाननी है। ओके, तो कोलाइड में वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कम्स इज डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स्ड मीडियम। कोलाइड में ये डिस्पर्स्ड फेज के बारे में आपको पढ़ना है। देखो, डिस्पर्स्ड फेज कुछ नहीं होता। डिस्पर्स्ड फेज का मतलब सिंपल ये होता है, जैसे सॉल्यूशन में सॉल्यूट को बोलते हैं, सॉल्यूशन होती है, सॉल्यूशन में सॉल्यूट होती है, सॉल्यूट जो चीज है वही डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है ना। द कंपोनेंट present in smaller proportion, okay, the component present in smaller proportion, solute भी क्या रहती है smaller proportion में रहती है। the component present in smaller proportion like solute in solution distributed in a solvent like medium, solvent like medium। क्लियर? देखो ध्यान से इस डेफिनेशन को समझो, इंपॉर्टेंट है। और देखो इन सारे चैप्टर्स की क्वाइट इंपॉर्टेंस है। सीनियर क्लास में जब आओगे डायरेक्ट कोलाइड सोलाइड सब पढ़ना है आपको। सीनियर क्लासेस में सरफेस केमिस्ट्री एक चैप्टर आएगी जहां पे आपको काफी डेप्थ में इन सब चीजों को पढ़ना है। तो अभी आप मतलब नॉर्मल लेवल में इन सब चीजों को समझ लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आगे जाके। आराम से कॉन्सेप्ट को पकड़ोगे। देखो क्या होती है डिस्पर्स फेज। डिस्पर्स फेज मतलब कुछ नहीं, सिंपली आप सॉल्यूशन को दिमाग लाओ, और सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट चीज होती है, वैसे ही कोलाइड में जो कम प्रोपोर्शन में होता है, जो कंपोनेंट कम प्रोपोर्शन में होता है सॉल्यूट के जैसा सॉल्यूशन में जो होती है, उसे हम लोग बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज। देखो द कंपोनेंट प्रेजेंट इन स्मॉलर प्रोपोर्शन, जो कंपोनेंट कोलाइड का कम प्रोपोर्शन में है और वो डिस्ट्रीब्यूटेड है एक सॉल्वेंट जैसा मीडियम में। ओके, वो डिस्ट्रीब्यूटेड है एक सॉल्वेंट जैसा मीडियम में डिस्ट्रीब्यूटेड है।
और उस सॉल्वेंट जैसा मीडियम को हम लोग क्या बोलते हैं, नेक्स्ट। ओके, आई सपोज डिस्पर्स फेज सबको समझ आ गया होगा। डिस्पर्स फेज का मतलब वेरी सिंपल में सॉल्यूट जैसी होती है सॉल्यूशन में। ओके, मतलब उसकी प्रोपोर्शन कम रहेगी कोलाइड में। ओके, नेक्स्ट वी विल सी डिस्पर्स्ड मीडियम। डिस्पर्स्ड मीडियम, देखो बेटा डिस्पर्स्ड मीडियम क्या होती है? द component present in larger proportion in which dispersed phase is distributed। बहुत सिंपल में समझना है इसको। डिस्पर्स मीडियम किसको बोलेंगे? कोलाइड का वो पार्ट जो लार्जर प्रोपोर्शन में, ज्यादा मात्रा में है। कोलाइड का वो पोर्शन जो ज्यादा मात्रा में है और उसी में डिस्पर्स फेज जो रहती है डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है। ओके, अंडरस्टूड? ये जो स्मॉलर प्रोपोर्शन वाली चीज है, लार्ज प्रोपोर्शन वाली चीज में डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है, और जो लार्जर प्रोपोर्शन वाली चीज है उसी को हम डिस्पर्स मीडियम बोलते हैं। वो कंपोनेंट, डार्क कंपोनेंट, वो कंपोनेंट जो प्रेजेंट है ज्यादा प्रोपोर्शन में, ओके, और जिसमें डिस्पर्स फेज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो डिस्पर्स मीडियम को हम सॉल्यूशन का कौन सा पार्ट से कंपेयर कर सकते हैं? कोई मुझे बता सकता है क्या? बोलिए। सॉल्वेंट से कंपेयर कर सकते हैं। गॉट इट? सिंपल कहानी है। जैसे सॉल्यूशन में सॉल्यूट होती है, वैसे ही कोलाइड में डिस्पर्स फेज होती है। सॉल्यूशन में सॉल्वेंट होती है, वैसे ही यहाँ पे डिस्पर्स मीडियम। ठीक है ना? अंडरस्टूड? तो आप लोगों ने ये चीज देखा था, याद करो, आपने पढ़ा था कि सॉल्यूशंस कितने टाइप के होते हैं। सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, याद करो। 9। बाइनरी सॉल्वेंट का बात कर रहा हूँ, बाइनरी सॉल्यूशन का बात कर रहा हूँ। कितने टाइप के होते हैं? 9 टाइप्स के होते हैं। ठीक है ना? एक दूसरे में मिक्स करते हैं तो 9 टाइप के बाइनरी सॉल्यूशन तैयार होते हैं। बट हम लोग कोलाइड में भी मिक्स करेंगे, बट यहाँ पे सिर्फ 8 टाइप की तैयार, ठीक है ना? 9 टाइप की तैयार नहीं होगी। क्यों सिर्फ 8 टाइप का तैयार होगा? वी विल सी द आंसर इन द नेक्स्ट स्लाइड। बट ये दिमाग में रख लो, कोलाइड्स आर ऑफ 8 टाइप। कोलाइड जो होती है वो 8 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 8 प्रकार की। सॉल्यूशन जो होती थी वो 9 प्रकार की होती थी। ठीक है ना? कोलाइड 8 ही प्रकार का क्यों है, 9 प्रकार का क्यों नहीं है, इसका जवाब हम लोग ढूंढेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। बट उससे पहले बेटा आपको कोई भी डाउट इस स्क्रीन में तो आप उसे पूछ सकते हो, या आपको कोई स्क्रीनशॉट इत्यादि लेना है तो आप ले लीजिए। ठीक है ना? कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क। एनीबॉडी? कोई प्रॉब्लम किसी को इस स्लाइड में? सर, हाँ बोलिए बेटा। सर जो बाइनरी सॉल्यूशन होता है वो 9 टाइप का होता है, और सर 9 टाइप का नाम क्या है सर? 9 टाइप का पढ़ाए तो है बेटा। 9 टाइप का सॉलिड, सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड लिक्विड, क्या होता है? ओ ये सब सर। हाँ वही तो। अच्छा सर, हम क्लास में नहीं किए थे। सॉलिड सॉलिड मिक्स करो, सॉलिड लिक्विड मिक्स करो, सॉलिड गैस मिक्स करो, लिक्विड लिक्विड मिक्स करो, लिक्विड सॉलिड मिक्स करो, लिक्विड गैस मिक्स करो, गैस सॉलिड मिक्स करो, गैस लिक्विड मिक्स करो, गैस गैस मिक्स करो। तो 9 टाइप के होते थे ना? ओके सर। याद आया कि नहीं आया? यस सर, यस सर। हाँ ठीक है ना? सॉलिड सॉल्यूशन कितने टाइप के? 3 टाइप के। लिक्विड सॉल्यूशन कितने टाइप के? 3 टाइप के। गैसियस सॉल्यूशन कितने टाइप के? 3 टाइप के। टोटल 9 टाइप के सॉल्यूशन हो गए। ठीक है? बट कोलाइड जो होती है वो सिर्फ 8 टाइप की होती है। हम लोग देखेंगे नेक्स्ट।
आगे बढ़ते हैं, किसी को कोई दिक्कत तो पूछ लो, आई सपोज नो। चलो आगे बढ़ते हैं। और आप लोग देखो, जब मैं एक स्क्रीन पढ़ा दूं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो, नोट्स बनाने में मजा आएगा। देखिएगा, हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ कोलाइड्स। द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ कोलाइड्स। ओके, देखिए पहला हम लोग देखेंगे डिस्पर्स्ड फेज में कौन कौन को लेंगे डिस्पर्स फेज में, ठीक है ना। नेक्स्ट वी विल सी डिस्पर्स्ड मीडियम, टाइप और एग्जांपल्स भी हमें देखने। अब मुझे एक बात कोई बता सकता है कि कोलाइड्स में जो फाइनल कोलाइड बनेगा इन दोनों को मिलाने से, डिस्पर्स फेज और देखो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते थे तो क्या बनती थी, सॉल्यूशन बनती। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम को मिलाओगे तो कोलाइड बनेगी, ठीक है ना। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है, कोलाइड किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, उसका जानकारी कौन देगा, डिस्पर्स फेज देगा या डिस्पर्स मीडियम देगा? सर डिस्पर्स्ड मीडियम। चलो देखते हैं, ठीक है ना। आगे हम लोग इसको पढ़ने का कोशिश करते हैं, ठीक है ना, समझने की कोशिश करते हैं। डिस्पर्स फेज में चलो मैं लेता हूं सॉलिड को, ठीक है, और डिस्पर्स मीडियम में भी मैं लेता हूं सॉलिड ही। इसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड सॉल। इसका नाम क्या होता है, टाइप। आपसे पूछ लेगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछ लेता है कि हम एक कोलाइड बनाए हैं जिसमें सॉलिड और सॉलिड को मिक्स किए, तो किस टाइप की है, तो दैट इज सॉलिड सॉल, ठीक है। कैसी होगी, सॉलिड सॉल, सिर्फ बोलेंगे सॉलिड सॉल। ओके, एग्जांपल इसका होता है, आप बोलोगे मिल्की ग्लास, मिल्की ग्लास एंड colored gemstones, got it। जो सॉलिड सॉलिड को मिक्स किए तो टाइप ऑफ कोलाइड जो मिला, इट्स सॉलिड सॉल। एग्जांपल है मिल्की ग्लास। देखो मिल्की ग्लास क्या होती है, एक्चुअली एक व्हाइट कलर की ग्लास होती है। आप ये गूगल करके चेक कर सकते हो, आज आपकी होमवर्क रहेगी गूगल करना और मिल्की ग्लास क्या होती है थोड़ा अपने इंफॉर्मेशन के लिए चेक करना, ठीक है ना। अंडरस्टूड। मिल्की ग्लास एकदम दूधिया रंग का ग्लासेस होता है, दूधिया रंग का मटेरियल होता है, ओके, जो बनती है सॉलिड में मिक्स करके। कलर्ड जेमस्टोन्स, पत्थर जो अंगूठियां पहनते हैं या जिससे ज्वेलरीज बनते हैं, वो भी सॉलिड और सॉलिड आपस में मिक्स होके बनते, ठीक है ना। नेक्स्ट इज सॉलिड को मैं लिक्विड में मिक्स किया, ठीक है ना। कोई बता सकता है मुझे, सॉलिड को मैं लिक्विड में मिक्स करता हूं तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्यूशन। नहीं, सॉल्व बोलेंगे उसको। देखो होमोजीनियस रहता है तब सॉल्यूशन, ऐसे सिर्फ हम उसको सॉल्व, ठीक है ना। दिस इज हेटेरोजीनियस। सॉल्व, सॉलिड को मैंने लिक्विड में मिलाया, इट इज नोन एज सॉल्व। अब इसका एग्जांपल क्या होगा, ब्लड प्लाज्मा। जैसे आपकी ब्लड में प्लाज्मा एक चीज होती है, ठीक है ना, उसमें मिक्स हुई है, ठीक है ना। ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा इज एग्जांपल ऑफ ब्लड प्लाज्मा। फिर पेंट, सर मड। ठीक है ना,
पेंट क्या होता है, सॉलिड होती है, उसको हम लोग वाटर में मिक्स करके बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? एक्चुअली पेंट इज आल्सो हेट्रोजीनियस इन कॉल इट एज अ सॉल्ट। ओके, याद रहेगा आप लोगों को? यस सर। सॉलिड लिक्विड इट्स नोन एज सॉल्ट। ओके, ये याद कर लो बेटा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, अब मैं सॉलिड को गैस में मिक्स करता हूं। सॉलिड को यदि गैस में मिक्स करते हो तो वी कॉल इट एज एरोसोल। इसको सॉलिड एरोसोल भी बोलते हैं। बहुत जगह यू विल सी इट रिटन एज सॉलिड एरोसोल। सॉलिड को गैस में मिक्स करोगे तो वी गेट अ सॉलिड एरोसोल, ठीक है ना। और इसके एग्जांपल्स होते हैं जो आप देखोगे, डस्ट पार्टिकल्स, या सिंपली बोलो स्मोक। स्मोक जो होता है, स्मोक क्या होता है? कार्बन के कुछ पार्टिकल्स होंगे जो हवा में डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। ओके, तो सॉलिड गैस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, वी गेट सॉलिड एरोसोल। स्मोक या एग्जॉस्ट फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स, ठीक है ना। ऑटोमोबाइल्स से जो एग्जॉस्ट आती है, एग्जॉस्ट फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स, ठीक है बेटा। ये एग्जांपल्स याद रखने हैं आपको, बस अभी फिलहाल इसके एग्जांपल्स जानने हैं, क्योंकि सीनियर क्लासेस में हम लोग इन डेप्थ में इन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आप जान लो, सॉलिड सॉलिड को मिक्स किए तो क्या मिला? सॉलिड सॉल। सॉलिड सॉल इज अ कोलाइड, ठीक है ना। और एग्जांपल मिल्की ग्लास, कलर्ड जेमस्टोन। सॉलिड लिक्विड को मिक्स किए तो सॉल मिला। ब्लड प्लाज्मा, पेंट इसका एग्जांपल है। सॉलिड को जब गैस में मिक्स किए हो तो सॉलिड एरोसोल, स्मोक, एग्जॉस्ट फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स, ठीक है ना। और डिफरेंस तो मालूम है ना, कोलाइड और सॉल्यूशन में क्या होता है? वो होमोजीनियस होती है, ये हेट्रोजीनियस है, ठीक है ना। तो ये हो गई 3 टाइप की सॉलिड की कोलाइड, ठीक है ना। 3 टाइप की सॉलिड कोलाइड, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अब, ठीक है। नेक्स्ट वी विल सी अबाउट लिक्विड कोलाइड्स, ठीक है ना। अब आते चलो, मैं क्या किया हूं, लिक्विड लिया हूं, आई हैव टेकन अ लिक्विड, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, लिक्विड को सॉलिड में मिक्स करता हूं, ठीक है ना। सपोज करो मैं लिक्विड को यदि सॉलिड में मिक्स किया तो मुझे मिलेगा जेल। क्या मिलेगा? जेल। वी विल कॉल इट एज जेल। ओके, लिक्विड को यदि सॉलिड में मिक्स किया जाता है तो हमें मिलता है जेल। क्या मिलती है? जेल मिलती है। ओके, और इसके एग्जांपल आप देखोगे तो बटर, ठीक है, जेली, चीज, ये सब एग्जांपल है। ओके, बटर, जेली, चीज, ये सब एग्जांपल है किसके? लिक्विड सॉलिड। नाम क्या है? जेल। तो आपसे एग्जांपल पूछा जा सकता है कि लिक्विड और सॉलिड को मिक्स किया, लिक्विड इज द डिस्पर्स फेस एंड सॉलिड इज द डिस्पर्स मीडियम। तो जो टाइप ऑफ कोलाइड मिलती है उसे क्या बोलते हैं? जेल बोलते हैं। गिव एग्जांपल। एग्जांपल आपके सामने ही है, ठीक है ना, ध्यान रहेगी। नेक्स्ट देखो, अब क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट, मैं मिक्स करता हूं, किसको मिक्स करूं? लिक्विड को ही मिक्स करता हूं, ठीक है। लिक्विड को मैं मिक्स कर रहा हूं, किसमें मिक्स करूं? लिक्विड को मैं अब मिक्स कर रहा हूं लिक्विड ही में। ओके, अब लिक्विड को लिक्विड में जब मिक्स करते हैं तो वी गेट एमल्सन। आप लिक्विड को लिक्विड में मिक्स करो, यू विल गेट एमल्सन। ओके, हमें मिलेगी एमल्सन। ओके, you get emulsion, understood? और इसके एग्जांपल यदि आप देखोगे तो दूध, मिल्क इज आल्सो एन emulsion, मिल्क, फेस क्रीम, ठीक है ना, मिल्क है, फेस क्रीम है, ये सारे एग्जांपल हो जाते हैं किसके? लिक्विड, लिक्विड एंड इट्स नोन एज emulsion। याद रहना चाहिए आपको, अंडरस्टूड? मिल्क और फेस क्रीम, मिल्क में पढ़ोगे आप लोग, देखो एमल्सन को भी फर्दर हम लोग क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, बट अभी आपको उतना दिमाग नहीं लगाना है। ओके, लिक्विड, लिक्विड को एमल्सन बोले। यदि हम लोग लिक्विड को गैस में मिक्स करते हैं, ओके, लिक्विड को यदि मैं गैस में मिक्स करता हूं बेटा, ठीक है ना, लिक्विड को गैस में मिक्स किया, जब लिक्विड को आप गैस में मिक्स करते हो तो आपको जो टाइप मिलती है वी कॉल इट एज सिंपल एरोसोल।
दोनों को एरोसोल बोलते हैं, बट थोड़ा सा इसको हम लोग स्पेसिफाई कर देते हैं सॉलिड एरोसोल, दिस वन इज जस्ट एरोसोल। ओके, लिक्विड गैस एरोसोल। तो कोई मुझे इसके बारे में एक एग्जांपल अपने लाइफ से बता सकता है जो हेट्रोजीनियस है, ओके, लिक्विड गैस में मिक्स्ड है? सर एलपीजी। एलपीजी? सर Sir, dust. क्लाउड। क्या सर बोलो? क्लाउड। सर क्लाउड। क्लाउड्स? क्लाउड क्या होता है? क्लाउड इज बेसिकली लिक्विड। क्या होती है? पानी की बनती है, ठीक है ना? वो मिक्स कहाँ है? एयर में मिक्स्ड है। एयर। लिक्विड गैस में मिक्स है। क्लाउड हो गई, फॉग हो गई, है ना? क्लाउड। मिस्ट भी होता है ना सर? हाँ, मिस्ट भी होगा बेटा। ओके, क्लाउड्स, फॉग एंड इफ आई टॉक अबाउट ये तीन टाइप की हो गई। तो याद रखना, देखो, लिक्विड, सॉलिड, जेल, लिक्विड और सॉलिड मिलके जो हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन बनती है, अंडरस्टूड? लिक्विड और सॉलिड मिलके जो हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन बनती है वी कॉल इट एज कोलाइड। ओके, इट्स कोलाइड और इनका नाम है जेल। एग्जांपल ये और ये, ठीक है ना? तो कोई भी किसी को डाउट है, यू कैन आस्क मी, ओके, जल्दी से, एल्स आई विल मूव फॉरवर्ड, या स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक, ठीक है ना? गैस का बच गया, गैस में नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूं। कोई भी डाउट, कुछ पूछना है आपसे, पूछ लो। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? तो देखिए, अब क्या कहानी है, मैं गैस लिया, ठीक है, आई हैव टेकन गैस, डिस्पर्स फेस में ले रहा हूं गैस, और डिस्पर्स मीडियम भी ले रहा हूं मैं गैस, ठीक है ना? ओके, गैस को, गैस तो पहले सॉलिड बताता हूं, ठीक है ना? गैस को मैं सॉलिड में लिया, यदि गैस को सॉलिड में लिया तो द टाइप इज नोन एज सॉलिड फोम, हम उसे बोलेंगे सॉलिड फोम, ठीक है ना? गैस सॉलिड में सॉलिड फोम, ठीक है ना? सॉलिड गैस में क्या बोलते थे, जल्दी बोलो कोई, सॉलिड गैस में क्या बोलते थे? सर एरोसोल। सॉलिड एरोसोल बोलते थे। फेनोक्सिलिन बॉल। गैस सॉलिड में है तो उसको हम सॉलिड फोम बोलेंगे, गैस सॉलिड में है तो उसको हम सॉलिड फोम बोलेंगे, ठीक है ना? और एग्जांपल यदि इसका देखा जाए तो प्यूमिस स्टोन, आप लोगों ने प्यूमिस स्टोन का नाम सुना है? देखो, हम लोग क्या होता है कभी कभी घर में, मतलब पैर वैर साफ करने के लिए, पैर का क्या होता है ना, पैर का ये पोर्शन जब फट जाता है तो हम लोग साफ करने के लिए एक पत्थर खरीद के लाते हैं मार्केट, है ना? आपको कॉस्मेटिक की दुकान में मिल जाएगी, प्यूमिस स्टोन होती है, ओके, जिससे पैर वैर फटा हुआ है तो डेड सेल्स को निकालने में काफी मदद होता है। तो प्यूमिस स्टोन एक ऐसी चीज होती है जिसमें सॉलिड में गैस डिस्पर्स्ड फेज में है, ठीक है ना? अंडरस्टूड? सॉलिड इज डिस्पर्स्ड मीडियम एंड गैस इज डिस्पर्स्ड फेज। तो एग्जांपल है प्यूमिस स्टोन, प्यूमिस स्टोन। और दूसरा एग्जांपल हम चाहे तो देख सकते हैं ब्रेड, ब्रेड में क्या होता है बेटा? ब्रेड इज सॉलिड, उसमें भी देखो ब्रेड में होल्स रहते हैं, वो क्या गैस सस्पेंडेड है, ओके, ब्रेड। तो ब्रेड भी एग्जांपल है इसी। सर स्पॉन्ज भी होगा ना? हाँ बेटा, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट वी विल सी गैस इन गैस, गैस disperse phase, disperse medium, gas, okay, type just it is known as foam, okay, इसे हम लोग जस्ट बोलेंगे फोम, ओके। इसके एग्जांपल यदि आप जानना चाहते हो तो शेविंग क्रीम जो होती है ना, शेविंग क्रीम, सोप बबल्स, साबुन के जो बुलबुले होते हैं, साबुन के बुलबुले वो भी वही होते हैं, ठीक है ना? सोप की बबल्स, सोप बबल्स,
ओके गैस में इट्स कॉल्ड एज फोम। ओके सोप बबल्स ज्यादा बेटर है, सोप का लेदर बोलो जो झाग निकलता है ना उसको हम बोलते हैं, ठीक है ना, सोप लेदर, सोप का लेदर को। ओके गैस सोप लेदर। ओके अंडरस्टूड? कोई दिक्कत? कुछ पूछना है तो पूछ लो। सर और गैस लिक्विड करेंगे, ये करेंगे तो ना हाँ अब देखो क्या है, ये गैस लिक्विड है, यही तो गलती मैंने लिखा, दिस विल बी गैस सर वही हमको भी लग रहा था सर। गैस लिक्विड होगा बेटा, दिस इज गैस लिक्विड, ये ध्यान में रखना है। गैस वही तो आपको बताना था मैं, गैस कैसे लिख दिया, गैस सॉलिड गैस लिक्विड, ठीक है ना। गैस सॉलिड में मिला तो सॉलिड फॉर्म, गैस लिक्विड में मिला तो सिर्फ फॉर्म। गैस गैस आपस में मिलेगा तो बन जाएगा होमोजीनियस मिक्सचर। ओके ये ध्यान में रखना है, गैस और गैस आपस में मिला तो होमोजीनियस मिक्सचर बनता है, आपको मालूम है, दैट इज सॉल्यूशन। तो गैस गैस की कोई कोलाइड नहीं है, ये दिमाग में रखना। सॉरी ये बाय मिस्टेक किया मैंने, गैस और गैस आपस में मिलेगी तो होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा। आप सभी को मालूम है गैस जब लिक्विड में मिलती है तो वी गॉट इट। तो गैस वाली जो है दो ही हो सकती है, तीसरा नहीं हो सकती है, इसलिए हमें सिर्फ 8 टाइप का कोलाइड मिलता है। अंडरस्टूड? वेरी सिंपल में आपको ये दिमाग में रखनी है, ओनली 8 टाइप्स ऑफ कोलाइड एग्जिस्ट। अंडरस्टूड? कोई दिक्कत आप लोगों को? नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। ओके चलो बेटा दो। आपसे कोई क्वेश्चन ये पूछ लिया, यदि आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछा, ध्यान से सुनो मेरी बात, ये क्वेश्चन आपसे किसी ने पूछा कि क्यों आरटी टाइप के कोलाइड होते हैं, क्यों? क्योंकि गैस गैस मिलके एक होमोजेनियस मिक्सचर तैयार करता है एयर, है ना, इसलिए हमें गैस गैस से हेटेरोजेनियस मिक्सचर तो नहीं मिलती है कभी भी, तो कोलाइड नहीं मिलती। गॉट इट? तो दिस इज ऑल स्मॉल इंफॉर्मेशन ऑफ कोलाइड्स, बट कोलाइड्स को इन डेप्थ वी विल स्टडी इन सीनियर क्लासेस, जहां पे हम लोगों को बहुत सारे एमल्सन्स के बारे में काफी डेप्थ में पढ़ना है। ओके फिलहाल कोलाइड को मैं स्टॉप देता हूं, बट कोलाइड के कुछ प्रॉपर्टीज को हम लोग देखें। ओके प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड, मतलब सी प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड देखिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड। देखो काफी सीमित में इसको भी पढ़ना है हम लोगों को, ज्यादा प्रॉपर्टीज हम लोगों को नहीं देखनी है इसमें भी, बट वेरी सिंपल में if we will talk of properties of colloid में तो पहला प्रॉपर्टी that is you will see Brownian motion। देखो Brownian motion क्या होता है पहले समझो। colloidal particles are in a state of continuous zigzag motion, continuous zigzag motion। देखो जो कोलाइड के पार्टिकल्स होते हैं, कोलाइड जिन पार्टिकल्स से बना हुआ है, ओके वो पार्टिकल्स एक कंटिन्यूअस जिगजैग मोशन, यदि मैं डेमोंस्ट्रेट करूं, ये पार्टिकल देखो यहाँ है तो यहाँ है, फिर यदि ये थोड़ा देर बाद यहाँ आ जाएगा, ओके फिर वो थोड़ा देर बाद इधर आ जा सकता है। ओके तो इसकी जो पार्टिकल्स है कंटिन्यूअसली इधर उधर मूव करती रहती है, और रीजन इज दैट इट collides with particles in dispersed medium। ओके ध्यान से सुनो, collided particles are in a state of continuous zigzag motion।
कोलाइड जो पार्टिकल से बना हुआ है हमेशा ऐसे ऐसे रैंडमली इधर उधर मूव कर रहा है। ओके, और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ collision with, because of collision with particles and dispersed medium। देखो डिस्पर्स मीडियम जो है वो भी तो पार्टिकल से बनी हुई है ना, जो डिस्पर्स मीडियम है वो भी तो पार्टिकल से बने हुए हैं। गॉट इट? तो डिस्पर्स मीडियम के पार्टिकल से डिस्पर्स फेज की पार्टिकल टकराती है, टकराने की वजह से एक जिगजैग मोशन आता है। तो यही जिगजैग मोशन को हम लोग बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। तो कोलाइड के पार्टिकल्स ब्राउनियन मोशन बहुत ज्यादा एग्जिबिट करती है। नेक्स्ट वन इज टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है ये आप लोगों को समझनी है। देखो, यदि मैं आपको टिंडल इफेक्ट को मैं पहले एक डायग्राम से बताता हूं फिर आप समझोगे। सपोज करो मेरे पास एक बीकर है, ठीक है। इस बीकर में मैंने लिया है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन नॉर्मली ब्लू होता है, ठीक है ना। मैंने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ठीक है ना। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, इधर से एक टॉर्च की मदद से, ठीक है ना, एक टॉर्च की मदद से लाइट बीम भेजा, ठीक है ना। टॉर्च क्या भेजे? लाइट भेजे। ओके, टॉर्च से एक लाइट जा रही है, ठीक है ना। टॉर्च है, टॉर्च में बना रहा हूँ एक टॉर्च, देखो टॉर्च जैसे ही बन जाए, ठीक है ना, ये टॉर्च। ओके, ये टॉर्च, एक टॉर्च से लाइट निकल रही है, ठीक है ना। मैं पार कर रहा हूँ एक कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन से, दिस वन इज कॉपर सल्फेट, ठीक। तो कॉपर सल्फेट की जो सॉल्यूशन है तो वो सॉल्यूशन है कि नहीं, जिसमें साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स काफी छोटी होती है। कॉपर सल्फेट को मैंने पानी में मिला के तैयार कर दिया, सॉल्यूशन बनी। सॉल्यूट के पार्टिकल्स काफी छोटी होती है। तो ये जो लाइट मैं मारूंगा, यदि मैं इधर से लाइट मारता हूं तो मैं ऑन करता हूं लाइट, तो लाइट इसके थ्रू जस्ट पार हो जाएगी, एकदम डायरेक्ट लाइट पार। ओके, लाइट विल पास। ओके, वहीं यदि मैं कॉपर सल्फेट को चेंज करके एक लेता हूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सपोज करो मैं एक कंटेनर में दूध ले लिया, दूध ही ले लेता हूं एक कंटेनर में, ठीक है ना। ले लिया। बेटा किसी का ऑडियो ऑन है, प्लीज बंद करो, ठीक है ना। अब मैं इधर से यदि लाइट मारता हूं, ओके, सपोज करो मैं इधर से लाइट मारता हूं एक टॉर्च के थ्रू, ओके, टॉर्च के थ्रू लाइट जाएगी, तो आपको नजर आएगी कि इसमें इसके अंदर में कुछ ऐसे हो गया, ठीक है, और लाइट बाहर आएगी। बोलने का मतलब क्या है, ये कोलाइड है। कोलाइड की पार्टिकल्स जो होती है ना वो काफी बड़ी होती है ना, सॉल्यूशन के मुताबिक में तो काफी बड़ी होती है। तो क्या होता है, जिसके कारण लाइट उन पार्टिकल्स से टकरा के स्कैटर हो जाती है, इधर उधर चला जाता है। ओके, तो यहाँ पे स्कैटरिंग की वजह से देखो लाइट स्कैटर होती है जिसके कारण वो विजिबल होता है, तो ये स्कैटर हो जाती है। ये जो आपको स्काई ब्लू कलर का दिखता है वो भी स्कैटरिंग के चलते दिखता है। फिजिक्स में, इंडस में आप लोग पढ़ोगे, इन फिजिक्स यू हैव टू स्टडी ऑल दिस थिंग्स। होता क्या है, लाइट यदि पार्टिकल से टकरा के इधर उधर फैल जाती है तो उसकी पाथ विजिबल होता है। लाइट तो दिखता नहीं, सूरज से रोशनी आ रही है आपको लाइट तो नहीं दिखेगा। वहीं पर आप देखोगे अपने वेंटिलेटर से, तो वेंटिलेटर में कभी देखोगे कि लाइट की पाथ आपको नजर आती है। क्यों नजर आती है? क्योंकि जो धूल है हवा में, वो धूल से लाइट टकराता है और स्कैटर हो जाता है, और जब लाइट स्कैटर होती है उसकी पाथ विजिबल होती है। ध्यान से सुनो,
जब लाइट स्कैटर होगी उसकी पाथ विजिबल हो जाएगी। तो कोलाइड में लाइट स्कैटर हो जाती है, इसे देख रहे हैं, अंदर में क्या है उसकी पाथ विजिबल होगी। ओके, और सॉल्यूशन स्कैटर नहीं कर पाता है, इसलिए इसकी पाथ सॉल्यूशन के अंदर में विजिबल नहीं है। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने एयर में मारा, एयर में डस्ट पार्टिकल्स है तो उसकी दिख रही है। ओके, यहाँ पे फिर स्कैटर नहीं हो पा रहा, फिर बाहर दिख रहा है, और यहाँ पे ये पार्टिकल्स अंदर बाहर में भी स्कैटर हो ही रहा, थोड़ा सा यहाँ पे भी स्कैटर होके फिर बाहर जा रही है। तो इसके अंदर में, बाहर में भले आपको दिखे ना दिखे, दैट इज अनदर थिंग। यदि डस्ट पार्टिकल होगी तो यहाँ पे भी दिखेगी। यदि डस्ट पार्टिकल नहीं ज्यादा है तो आपको ऑब्वियसली ना तो अंदर में दिखेगा ना तो बाहर में दिखेगा, बट यदि इस केस में देखोगे तो अंदर में दिखेगा कि स्कैटर हो गई है और पाथ विजिबल। तो दिस इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट का मतलब क्या होता है? द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स टू मेक इट्स पाथ विजिबल। लाइट को स्कैटर करके कोलाइडल पार्टिकल जो उसको विजिबल कर देता है, दैट इज नोन एज टिंडल। ठीक है ना। So if you write the definition, the scattering of light by colloidal particles making its path visible, making its path visible। ठीक है ना। टिंडल इफेक्ट का मतलब क्या है? मैं स्पेसिफिकली कोलाइड में बात कर रहा हूँ। टिंडल इफेक्ट का मतलब क्या है? स्कैटर लाइट जो होती है, लाइट जो स्कैटर होती है जिस कारणवश उसकी पाथ विजिबल हो जाती है। ओके, लाइट स्कैटर होती है, कोलाइड के पार्टिकल से टकरा के लाइट स्कैटर होती है जिसके कारण उसकी पाथ विजिबल हो जाती है। इस इफेक्ट को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ठीक है ना। और टिंडल इफेक्ट कोलाइड शो करती है, ये वाला नहीं शो करता सॉल्यूशन। ठीक है ना। तो आई सपोज दिस आइडिया वुड बी क्लियर। कुछ भी आपको पूछना है आप मुझसे पूछ सकते हो। एनी डाउट? नो सर। सर हाँ बोलो बेटा। आप जो फर्स्ट पॉइंट लिखे हैं उसमें वो जो मोशन है उसको फिर से पढ़ दीजिए ना एक बार। zigzag motion, Z-I-Z, नो सर, ब्राउनियन मोशन। हाँ, दिस इज नोन एज ब्राउनियन मोशन। ओके अच्छा सर, बेटा वहां पे आप क्लियर नहीं आ रहा था। क्या बोल रहे हो? वहां पे था क्लियर नहीं आ रहा था इसलिए। अच्छा ठीक। अच्छा, आई सपोज आप लोगों को सारी ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं? सब बच्चों से मैं पूछ रहा हूँ। यस सर। यस सर। ठीक है ना। चलिए, मेरी ऑडियो सबको सही से सुनाई दे रही है ना? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखो, नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है टेक्निक ऑफ सेपरेशन। हमारे पास एक मिक्सचर, और आपको मालूम है मिक्सचर से चीजों को हम लोग अलग कर सकते हैं बाय सिंपल फिजिकल मींस, है कि नहीं? सिंपल फिजिकल मींस से हम लोग मिक्सचर के पार्टिकल्स को अलग कर सकते हैं, मतलब मिक्सचर के कंपोनेंट को अलग कर सकते हैं, है कि नहीं? कंपाउंड में हम लोग फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते थे, मिक्सचर में हम लोग फिजिकल मेथड से आराम से अलग। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वी विल सी अ टॉपिक दैट इज नोन एज, बहुत सिंपल में we will study, that is technique of separation of components of mixture। ठीक है ना? तो टेक्निक ऑफ सेपरेशन
ठीक है। कहां पे कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, मैं लिख दे रहा हूं मिक्सचर। समझ जाना कि क्या सेपरेट करना है। जो मिक्सचर जो जो चीज से मिल के बना है उनके चीजों को मैं सेपरेट करूंगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग सबसे सिंपल ही मेथड पढ़ेंगे। द फर्स्ट मेथड इज एवापोरेशन। ओके, पहला मेथड है एवापोरेशन, ठीक है ना। देखिएगा टेक्निक, हम लोग एवोपरेशन का डेफिनेशन यहाँ नहीं पढ़ेंगे। एवोपरेशन क्या होती है हम लोग जानते हैं। एवोपरेशन टेक्निक को किस तरह लगाएंगे सेपरेशन में वो हम लोग देखेंगे। और टेक्निक यूज्ड टू सेपरेट a solid dissolved in a liquid, dissolved in a liquid। जब कोई सॉलिड को मैंने लिक्विड में डिसॉल्व कर दिया, तब हम लोग ये एवोपरेशन टेक्निक लगा के सेपरेट कर सकते हैं उस सॉलिड को। ओके, करते क्या है, जो सॉल्यूशन रहती है, सॉल्यूशन रहती है, सॉल्यूशन इज आल्सो होमोजेनियस मिक्सचर। द सॉल्यूशन इज हीटेड, या बोलो द सॉल्यूशन इज एवापोरेटेड इन वाटर बाथ, या एक्चुअली हम लोग सॉल्यूशन इज एवापोरेटेड लिखे तो थोड़ा गलत होगा, हम लोग सॉल्वेंट को एवापोरेट करवाते हैं। द सॉल्वेंट इज एवापोरेटेड, क्योंकि पूरी सॉल्यूशन तो एवापोरेट करवा देंगे तो फिर जो सॉल्यूट है वो भी निकल जाएगा ना, सॉलिड भी। द सॉल्वेंट इज एवापोरेटेड इन वाटर बाथ, और देखो इन वाटर बाथ और सैंड बाथ। अब ये वाटर बाथ और सैंड बाथ क्या होता है हम लोग देखेंगे आराम से। देखिएगा, सपोज करो मैंने एक ऐसा कंटेनर लिया है, ठीक है, उसमें पानी है, अंडरस्टूड। मैं क्या कर रहा हूं, इसको नीचे से हीट कर रहा हूं, ये ट्राइंगल का साइन होता है हीट, ठीक है, अंडरस्टूड। जब ये हीट होगा तो यहां से भाप निकलेगा, है नहीं, स्टीम बाहर आएगी। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वॉच ग्लास रखेंगे, ओके, यहाँ पे एक वॉच ग्लास। और वॉच ग्लास में हम लोग मानो कि नमक पानी ही है, नमक को पानी में मिलाए हुए हैं, उसको मैंने यहाँ पे रख दिया, होगा क्या, दिस इज सॉल्ट वाटर। होगी क्या, इस भाप से, भाप में भी तो हीट होती है, इस भाप से क्या होगा, इस वेसल को हीट मिलेगा, इस वॉच ग्लास को हीट मिलेगा, और जब इस वॉच ग्लास को हीट मिलेगा इससे, तो इसमें जो पानी पड़ी हुई है वो क्या होगा, एवोपरेट होगा, वाटर बाहर निकलते जाएगा स्टीम की फॉर्म में, ठीक है ना। जब स्टीम पूरा बाहर निकल जाएगा तो आपको नीचे में तो नमक ही मिल जाएगा, तो नमक तो अलग हो गई। यही तो है सिंपल टेक्निक, इसी को हम लोग बोलते हैं वाटर बाथ। वाटर बाथ के ऊपर हीट करना, वाटर बाथ के ऊपर हीट करना मतलब पानी को गर्म कर दिया जा रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे बेसिकली हम लोग एक नेट लगा, यहाँ पे एक ऐसा हम लोग नेट लगा देते, मतलब क्यों नेट लगाते, देखो क्या होता है, वेसल है ना, उसके ऊपर एक नेट मतलब लोहे का नेट लगा देते हैं, तो क्या होता है, वो भाप अच्छे से निकलेगी
और जो कंटेनर है वो गिरेगा नहीं, वॉच ग्लास उस पर अच्छे से सपोर्टेड रखी रहेगी। आप नेट नहीं लगाओगे तब भी चलेगी, पर लगा देना, थोड़ा अच्छा रहता है, कंटेनर सही से रखा रहेगा। ये वाला अंडरस्टूड। इफ यू डोंट कीप आल्सो कोई दिक्कत नहीं, आपको समझने में दिक्कत हो रहा है तो मत रखो, पर इतना समझ लो कि आपको करना क्या है, पानी से जो भाप निकल रही है उसके मदद से इस वॉच ग्लास को हीट किया जा रहा है, और उस वॉच ग्लास में स्टीम जो निकल जा रही है तो बचेगी सिर्फ क्या, नमक बचेगी। तो the solvent is evaporated in water bath और sand bath। sand bath क्या होता है, कुछ नहीं, सिंपल ऐसा ही चीज होता है, एक कुछ आप ले लो, एक ऐसा कंटेनर या कुछ भी जिसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें आप सैंड रखें, ठीक है, इसमें क्या करो, बालू रखो, ओके, इसमें हम रख देंगे सैंड। आप इस सैंड को हम लोग क्या करते हैं, नीचे से हीट करते हैं, इस सैंड को हम लोग हीट करते हैं, ओके, सैंड को हीट करें तो सैंड में गर्मी रहेगी, और इसके ऊपर में हम लोग बेसिकली एक कंटेनर रखेंगे, ओके, उस कंटेनर में ओके, उस कंटेनर में सॉल्ट वाटर रहेगी या जो रहेगी, ओके, सॉल्ट वाटर। अब क्या होगा बेटा, जो भाप मतलब सॉरी बालू से जो गर्मी आ रही है, उस गर्मी की मदद से क्या होगा, स्टीम निकल जाएगा, ठीक है ना, और जब स्टीम निकल जाएगी बाहर तो सिर्फ सॉल्ट बच जाएगी, ओके। तो दिस टेक्निक इज सैंड बाथ। सैंड बाथ क्या होती है, एक बर्तन में सैंड ले लिए हैं, उसको नीचे से हीट कर रहे हैं, तो सैंड गर्म होगी, सैंड के गर्मी से इसमें जो पानी पड़ी हुई है वो एवोपरेट होगी आस्ते आस्ते, तो बच जाएगा सिर्फ ना, ओके। तो होता क्या है इस टेक्निक में, अ टेक्निक यूज्ड टू सेपरेट अ सॉलिड dissolved in a liquid, liquid को तो उड़ा दे रहे हैं, बच जा रही है सॉल्ट। The solvent is evaporated in water bath or sand bath। water bath इसको बोलते हैं, भाप से हीट करना, ये सैंड की गर्मी से हीट करना, सैंड बाथ, ओके, दिस इज सैंड बाथ। अब डायग्राम इतनी क्लियर नहीं होगी, पर सैंड बाथ ऐसी ही होती है, दिमाग में इमेजिन कर लो, एक बर्तन है, वहां पे सैंड रखी होती है, नीचे से हीट करती है, ठीक है। आई सपोज आइडिया आपको क्लियर हो गई होगी। तो इसमें होता क्या है, the solvent escapes out, you can write if you want, the solvent escapes out leaving behind क्या, solute, leaving behind सॉल्यूट को वो छोड़ देता है। तो ये एवोपरेशन टेक्निक है, ओके। आई सपोज आप लोगों को समझ आ गई होगी, कोई भी दिक्कत आप मुझसे पूछ लो, नहीं तो मैं नेक्स्ट आगे बढ़ूंगा। ये डायग्राम उतनी क्लियर नहीं है, थोड़ा कॉन्सेप्ट, इससे कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि नहीं बेटा, कि नहीं समझ आया, सर आ गया। सैंड बाथ का कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं आया, यस सर। आ गया सर। हाँ ठीक है ना, डायग्राम पे मत जाओ, डायग्राम थोड़ा अटपटा है, ठीक है, कुछ भी लिखना है लिख लो, नहीं तो मैं आगे बढ़ूँ। चलो आगे बढ़ता हूँ, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन, ओके, हाउ विल यू obtain salt from
ओशन और सी वाटर, ओशन या सी वाटर से आप सॉल्ट कैसे ऑब्टेन करोगे? बोलो। सो बाय इवापोरेशन। हाँ, टेक्निक तो वही रहेगा, बट देखो क्या करते हैं एक्चुअली, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जो लगते हैं, नमक के इंडस्ट्रीज होते हैं, वो समुद्र के किनारे ही होते हैं, ओके, या बड़े बड़े जो तालाब होते हैं उनके किनारे होते हैं। एक्चुअली क्या किया जाता है, द सी वाटर और फ्लैट ओशन वाटर is kept in large shallows. It's kept in large shallows. It's kept in large shallows. देखो सैलोज का मतलब होता है गड्ढा। ओशन है, समुद्र का तट है, वहां पे बड़े बड़े गड्ढे बनाए जाते हैं, और उन गड्ढों में क्या किया जाता है कि जो ओशन का पानी है जिसमें नमक डिसॉल्व होती है, सी का पानी है जिसमें भी नमक डिसॉल्व होती है, बड़े बड़े गड्ढे में हम लोग रखते हैं, ठीक है। The water is allowed to evaporate, है ना? The water is allowed to evaporate. कहाँ? In presence of sunlight, सूरज के रोशनी से। Under the impact of sunlight, okay? सूरज की रोशनी पड़ते हैं उसमें, तो एवोपरेशन तो ऑल टेम्परेचर पे होती है, तो पानी उड़ते चल जाते हैं और आपको आपका सॉल्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। तो वाटर इज अलाउड टू एवोपरेट अंडर द इम्पैक्ट ऑफ सनलाइट, ओके। लास्टली लिख सकते हो, बस और क्या लिखना है, बस इतना ही तो है, कॉन्सेप्ट समझना, ओके, क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और कुछ कॉन्सेप्ट तो है नहीं, और इसमें आपको एक चीज मैं सबसे इंपॉर्टेंट मेंशन करना भूल गया, मार्क्स ही नहीं मिलेगा नहीं तो, द टेक्निक यूज्ड इन एवोपरेशन, ठीक है ना, ये मेंशन जरूर करते हैं। वैसे टीचर समझ ही जाएगा, एवोपरेट लिखा हुआ है तो काफी है उसके। बड़े बड़े देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको मैं ये समझाना चाहता था कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज सेटअप होते हैं समुद्र के किनारे में, वो कैसे डेवलप करवाते हैं अपने सिस्टम को। बड़ा बड़ा गड्ढा बनाता है, उसमें समुद्र का पानी डाल देता है, सूरज के इम्पैक्ट में पानी उड़ते चल जाती है और नमक बच जाती है, निकाल कर प्यूरिफाई करता है और सप्लाई होती है। तो ये आइडिया क्लियर हो गया सपोज, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना ले लो। समझ आया कि नहीं आया? Yes, sir. चलो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, देखो एक सेपरेशन ऑफ colored component of ink, colored component of ink, हम लोग क्या सेपरेट करना है, इंक, इंक जो होती है ना, इंक ऑब्वियसली पानी में कुछ कलर को मिला के ही बनाया जाता है, तो हम लोग को क्या करना है, इंक से कलर कंपोनेंट को सेपरेट करना है। कैसे करें, ओके, तो देखो कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, एक वाटर बाथ ले लो, ठीक है, वाटर बाथ मतलब नीचे से हीट करना है, यहाँ पे पानी रखी हुई,
वॉच ग्लास लगा दो, वॉच ग्लास में आप इंक ले लो, ठीक है ना। यहाँ से स्टीम आएगा, उस स्टीम के मदद से हीट मिलेगी, इसे हीट मिलेगी तो इंक में जो पानी वाला पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, एवोपरेट होके निकल जाएगा। एवोपरेट होगा, क्या एवोपरेट होगा, वाटर। और एक्चुअली वी कॉल इट एज वोलेटाइल कंपोनेंट। वोलेटाइल, देखो जो ये सॉल्यूशन तैयार हुआ है, इस सॉल्यूशन में दो टाइप के कंपोनेंट है, एक वोलेटाइल कंपोनेंट, एक नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट। वोलेटाइल कंपोनेंट में मतलब जो जल्दी निकल जा रहा है, ओके। तो वोलेटाइल कंपोनेंट इसमें वाटर है, वोलेटाइल कंपोनेंट, ओके। वोलेटाइल कंपोनेंट उसको बोलते हैं जो कम, मतलब जो कम टेम्परेचर मिलने से ही उड़ जा रहा है, ओके। और नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट इसमें इंक है, जो ये स्टीम के दौर के रास्ते से वाटर जब बाहर चली जाएगी, पानी जब स्टीम बन के बाहर निकल जाएगी तो बचेगी क्या, इंक बचेगी। तो इंक इज व्हाट, नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट। इंक को नहीं बोलूंगा मैं, इंक तो दोनों है एक्चुअली, मैं बोल सकता हूँ कलर्ड कंपोनेंट जो है दैट इज नॉन वोलेटाइल, वो पहले नहीं उड़ेगा, ओके। नॉन वोलेटाइल जल्दी नहीं एस्केप करती है, जल्दी एवोपरेट कौन होती है, जो ज्यादा वोलेटाइल होता है, ओके। तो वोलेटाइल कंपोनेंट वाटर है, तो स्टीम की हीट से एवोपरेट हो जा रहा है, तो बच जा रही है कलर्ड कंपोनेंट दैट इज नॉन वोलेटाइल, और आपको इंक मिल जा रहा है। वेरी सिंपल मेथड है। यदि आपको पूछा जाए ऐसे एग्जाम में कि हाउ विल यू सेपरेट a non-volatile component from a volatile component, तो we will use the technique of water bath, डायग्राम के तहत शो करना है। देखो एक टेक्निक सिखाता हूँ, एग्जाम में आप जब आंसर लिखते हो ना, आपके आंसर्स में यदि डायग्राम्स रहते हैं तो टीचर को ज्यादा अच्छा से समझ आता है। क्योंकि देखो आप लिखते हो दैट इज ठीक, हो सकता है आपके लिखने में कुछ पॉइंट्स मिस हो जाए, बट जब आप डायग्राम बनाते हो तो टीचर को ये समझ आती है कि बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ आया, और वो उतना पढ़ने भी नहीं जाता, डायरेक्ट मार्क्स में। और आपकी जो नॉलेज होती है उसको ज्यादा एक्सप्लेन करता है डायग्राम। यदि आप एक छोटा सा ऐसा डायग्राम बना दो और लिख दो कि द टेक्निक यूज्ड इज एवोपरेशन, द नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट इज इंक एंड द वोलेटाइल कंपोनेंट वाटर एस्केप्ड आउट, बस ये छोटी सी डायग्राम बना दो, बात खत्म। तो आई सपोज आपको ये सारा समझ आ गया, इसका एक आंसर बना लेना कॉपी में। हाउ विल यू सेपरेट इंक ब्रैकेट में नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट फ्रॉम इंक सॉल्यूशन, ठीक है ना। चलिए, so this is all for today, meet you in the next class। I suppose